आप सभी बच्चों को हरिओम। पिछले वीडियो लेसन में हमने जीव जगत के अंतर्गत वर्गीकरण नामकरण के बारे में अध्ययन किया था और भली प्रकार समझा भी था। आज आप लोगों को मैं वर्गीकी संवर्ग के बारे में समझाऊंगी। वर्गीकी संवर्ग क्या है, किसे कहते हैं वर्गीकी संवर्ग, है ना। तो वर्गीकरण कोई एकल सोपान प्रक्रम नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि वर्गीकरण में हम कोई सिर्फ एक प्रक्रम के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं। पदानुक्रम सोपान का तात्पर्य है एक के बाद एक अलग अलग स्टेप आते हैं इसमें, जिसको बोलते हैं पदानुक्रम, जिसको मैं आगे आपको उदाहरण की सहायता से समझाऊंगी, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक सोपान, सोपान का मतलब स्टेज से ही है, पद से ही है, यानी चरण कह सकते हैं हम इसको। क्या कह सकते हैं? चरण। तो जो प्रत्येक चरण होता है वो पद को या फिर उसको हम क्या कह सकते हैं? वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसीलिए इसे वर्गीकी कहा जाता है या वर्गीकी संवर्ग कहा जाता है। ठीक है। और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं, यानी जितने भी उसमें छोटे छोटे संवर्ग आएंगे वो सभी संवर्ग आपस में मिलकर के वर्गीकी पदानुक्रम बनाएंगे। ठीक है, यानी पद बनाएंगे, अलग अलग एक एक पद बनाएंगे। एक बार और मैं क्लियर कर दूं आपको इस वर्ड को। वर्गीकरण एक एकल सोपान प्रक्रम नहीं है। कहने का तात्पर्य यह कोई एक पद का प्रक्रम नहीं है, इसमें अलग अलग कई पद आते हैं। तो इसी कारण इसको पदानुक्रम कहा गया। क्रम से आते हैं ये पद, इसलिए इनको पदानुक्रम सोपान कहा गया है। ठीक है, सोपान होते हैं इसमें। तो जो इसका प्रत्येक जो सोपान होता है, सोपान पद होता है, उसको हम और क्या कह सकते हैं? वर्ग। वर्ग से प्रदर्शित कर सकते हैं। चूंकि संवर्ग कहा गया, संवर्ग जो है वो समस्त वर्ग की व्यवस्था है, पूरे वर्गीकी की क्या है? व्यवस्था है, इसलिए इसको वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। और तभी आप सारे संवर्ग को मिला दें तो वो सारे संवर्ग मिलकर के वर्गीकी पदानुक्रम बना देते हैं। तो प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी आपको जब मैं उदाहरण में समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से बताऊंगी कि एक एक संवर्ग किसको प्रदर्शित करता है। एक जो प्रत्येक संवर्ग है वो एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाते हैं और इसको बोलते हैं वर्ग या टेक्सॉन, एक पद को। ठीक है, तो एक एक जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पदानुक्रम में, तो जो वो एक एक इकाई आएगी, वो एक एक इकाई एक पद को डिनोट करता है, एक पद को दिखाता है, और इस कारण से इसको बोलते हैं वर्गक या फिर टेक्सॉन कहते हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब वर्गीकी संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन यहाँ पर हम एक उदाहरण के द्वारा कर रहे हैं। देखिए, कीट जीवों के एक वर्ग को दिखा रहा है ना, यानी कीट कहा हमने। कीट मतलब क्या? कीड़े मकोड़े। यहाँ पर हमने ये नहीं बताया कि कौन सा कीट, कैसा कीट, किस प्रकार का कीट। ठीक है, हमने सिर्फ कहा कीट। कीट मतलब कीड़े मकोड़े, चाहे वो जैसे भी प्रकार के कीड़े मकोड़े हो। तो वो क्या कर रहा है? कीट जो है वो जीवों के एक वर्ग को डिनोट कर रहा है। ठीक है, जिसमें एक समान गुण। अब देखिए यहाँ पर हमने कह दिया कि जीवों के एक वर्ग को दिखा रहा है ना। अब इसमें एक समान गुण, जैसे 3 जोड़ी टांगे होती हैं, ये कहा। ठीक, 3 जोड़ी टांगे होती है, अर्थात जितने भी कीट हैं उसमें, उन सब में एक गुण समान है, और वो क्या गुण है? 3 जोड़ी टांगे, अर्थात 6 कह लीजिए। 6 संधिपाद। संधिपाद का मतलब है जोड़ी में पाए जाएंगे, है ना। एक जो पैर है वो दूसरे पैर से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, दूसरी तरफ, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर जैसे इस प्रकार से ये एक है, तो ये इस प्रकार दूसरा जो पैर है वो इससे अटैच रहेगा। ठीक, इसी प्रकार ये ऐसे, ये, तो ये जो है वो जोड़ी में पाए जाते हैं, इसलिए इसको संधिपाद कहा गया। ठीक, तो 3 जोड़ी संधिपाद टांगे होती हैं, ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो समान गुण है सब में। ठीक है, इसका अर्थ क्या और निकलता है कि कीट जो है वो स्वीकारनीय सुस्पष्ट जीव है, जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसीलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। अब आप यहाँ पर ऐसे किसी जीवों के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं। स्मरण रहे कि वर्ग जो है वो संवर्ग को दिखाता है। ठीक है, प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्गीकी वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है या ना कि केवल आकार की समूहन। जो बार बार ये जो वर्ड्स आ रहे हैं आपके सामने कि संवर्ग है, वर्ग है ना, ये जो शब्द आ रहे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि आपको ध्यान में रखना है। किसी भी वर्ग के बारे में आप जब बताओ या किसी भी
संवर्ग के बारे में बताओ तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि जो वर्ग है वो किसको दिखाता है, संवर्ग को ही दिखाता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि हम संवर्ग को ही क्या कह देंगे, वर्ग कह देंगे, ठीक है। तो प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बता रहा होता है। तो ये वर्गीकी वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, ना कि केवल आकार की समूहन। यानी सुस्पष्ट तौर पर ये जैविक है, जीवों से रिलेटेड है, ना केवल आकार की समूहन की, सिर्फ आकार का ही कोई समूह नहीं है ये। सभी ज्ञात जीवों के वर्ग की अध्ययन से सामान्य संवर्गक, जैसे यहाँ पर दिया है आपको जगत किंगडम, जगत को इंग्लिश में किंगडम कहते हैं, ठीक है। ये देखिए अभी छोटे छोटे आपको पद बता रही हूँ। सबसे बड़ा पद यहाँ पर कौन सा है, जगत बोल रहे हैं, जगत मतलब सबसे बड़ा पद, ये किंगडम जिसको इंग्लिश में हम किंगडम कहते हैं। दूसरा पद आता है संघ, जिसको इंग्लिश में फाइलम कहते हैं, ठीक। अथवा भाग, जैसे पौधों के लिए, है ना। अभी हमने जो बताया आपको सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन में सामान्य संवर्ग बताया था। जो ऊपर मैंने आपको बताया सभी ज्ञात जीव, यानी जितने भी ज्ञात जीव हैं उन सबके लिए एक सामान्य संवर्ग अगर हम ले, सामान्य तौर पर अगर हम संवर्ग ले, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया क्या, किंगडम यानी जगत और फाइलम, ठीक है। यदि अब पौधों के लिए कहा जाए, किसके लिए, पौधों के लिए, तो क्लास, गण यानी ऑर्डर, कुल उसी को फैमिली कहते हैं इंग्लिश में, वंश को इंग्लिश में जीनस कहते हैं और जाति को स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। तो भाग यानी पौधों के लिए हो जाएगा वर्ग, गण, कुल, वंश तथा जाति, इसका विकास हुआ है। पौधों तथा प्राणियों दोनों में स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आता है। ध्यान रखेंगे, पौधों में और प्राणियों में दोनों में ही सबसे नीचे कौन सा आएगा, स्पीसीज आएगा, यानी जाति आएगी। सबसे लास्ट वाला संवर्ग क्या कहलाएगा, जाति कहलाएगा। तो अब आप ये प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्ग में कैसे रखते हैं। इसके लिए मूलभूत आवश्यकता व्यष्टि अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना है। यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको अलग अलग संवर्ग, जैसे अभी मैंने बताया सबसे छोटी इकाई है, जो सबसे नीचे है वो कौन सा है, स्पीसीज है, यानी जाति है ना। तो ये सबसे छोटी इकाई कहलाएगी। अभी जितने भी यहाँ पर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पहले बता देती हूँ कौन कौन से पद इसमें आएंगे, वर्गीकरण में कौन कौन से पद आएंगे वो, है ना। तो यहाँ पर लिखा जरूर पहले क्रम में, आपको समझाया जरूर जाएगा पहले क्रम में जाति को, परंतु लिखते समय ये सबसे नीचे पर रहेगा, ठीक है। सबसे छोटी इकाई कहलाता है ये, परंतु हमको समझते समय इसको पहले समझना है। क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति है, अब एक व्यक्ति से समूह बन रहा है, घर का परिवार बनता है ना। परिवार से फिर हम किस पे जाते हैं, हम मोहल्ले पर जाते हैं, फिर मोहल्ले से फिर हम किस में जाते हैं, हम नगर में जाते हैं, नगर से फिर इस प्रकार बढ़ते बढ़ते हम किस में जाते हैं, विश्व की तरफ बढ़ते हैं, है ना। न कि हम विश्व से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाती है, वो जो एक व्यक्ति था वो सबसे छोटी इकाई हो गई। तो पढ़ना सबसे पहले हमको उसी को है, फिर वो हम कहाँ तक पहुँचे, बड़े विश्व तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से पद आ रहे हैं। पहला पद आपका स्पीसीज आएगा, जिसको जाति। दूसरा है वंश, जिसको जीनस कहते हैं इंग्लिश में। तीसरा है कुल, जिसको इंग्लिश में फैमिली कहते हैं। चौथा है गण, जिसको इंग्लिश में ऑर्डर। और पांचवा है वर्ग, क्लास, संघ यानी फाइलम, जगत यानी कि किंगडम। ये आपको पदानुक्रम आपको यहाँ पर मैंने पहले बताया कि ये हमारे पद आएंगी। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा ये रेखीय चित्र भी आपको दिख रहा है, आरोही क्रम में पदानुक्रम संवर्ग। ये देखिए आरोही क्रम में पदानुक्रम संवर्ग, ये देखिए। तो आरोही क्रम कहाँ है, क्या क्रम का है, आरोही क्रम। आरोही और अवरोही आप लोग जानते हैं। हम देख रहे हैं जाति से ऊपर बढ़ रहे हैं हम, ये देखिए जाति, फिर वंश, फिर फैमिली, फिर गण, फिर क्लास, फिर संघ और फिर ये जगत, ठीक। तो ये कौन सा क्रम हो गया, आरोही क्रम, मतलब हम बढ़ते हुए क्रम में हैं। और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम। तो तीर के निशान को ध्यान रखेंगे आप लोग, जब आप आरोही क्रम में लिखेंगे तो लिखते समय पे, जब आप रेखी चित्र भी बनाएंगे तो लिखते समय पर जाति ही नीचे की तरफ रहेगी, परंतु भूल से भी यदि आपने तीर का निशान ऊपर से नीचे की तरफ लगाते हुए यदि आप ऐसे ले आएंगे तो ये आपका पूरा का पूरा जो पदानुक्रम है वो गलत हो जाएगा, ठीक है।
आरोही क्रम में आपको दिखाना है तो आरोही क्रम में ही आप इस प्रकार से जाति से किसकी तरफ बढ़ते हैं, हम हमेशा जाति से वंश की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पहले जाति आएगी, सबसे छोटी इकाई ये, फिर जाति से बनेगा वंश, यानी अलग अलग प्रकार की जातियां मिलकर क्या बनाएंगी, वंश बनाएंगी। अलग अलग वंश मिलकर फैमिली बनाते हैं, अलग अलग फैमिली मिलकर के ऑर्डर बनाते हैं, अलग अलग ऑर्डर मिलकर के क्लास बनाते हैं, और अलग अलग क्लास मिलकर डिवीजन बनाते हैं। फिर सभी डिवीजन मिलकर के जगत का निर्माण करते हैं, अर्थात किंगडम का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया अवरोही क्रम में। अब इसी को हमको क्या करना है, डिटेल में समझना है। डिटेल में हम देखेंगे कि जाति क्या होती है, वंश क्या होता है, इसको हमको एक एक को डिटेल में समझना है। ठीक है, आइए पहला मैं आपको जाति के बारे में समझाती हूँ। जाति क्या है ना। वर्गीकीय अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे जाति अथवा स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, क्या कहा, वर्गीकीय अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, है ना। इसमें मौलिक समानता, जीवों के वर्ग में कैसी समानता होनी चाहिए, मौलिक समानता होनी चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगी मौलिक समानता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, यानी वो जो जीवों का जो वर्ग है उसमें किस प्रकार की समानता है, वो आप जैसे किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उसके आकार की विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, है ना। किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से, यानी एक स्पीसीज यदि आपने कोई भी एक जाति ली है उसको उसके दूसरे जाति से उसके आकार की विभिन्नता के आधार पर आप उसको अलग अलग बता सकते हो। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका जैसे आम के लिए कहा गया है, ये आम है ना, मैंगीफेरा इंडिका इसका वानस्पतिक नाम है। सोलेनम टिबरोसम ये आलू का वानस्पतिक नाम है, सोलेनम टिबरोसम। और एक दिया है पैंथेरा लियो, ये शेर का जूलॉजिकल नेम है। ठीक है, ये सभी जो नाम दिए गए हैं ये बॉटनिकल नेम और जूलॉजिकल नेम दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम टिबरोसम और पैंथेरा लियो इसका उदाहरण हम लेते हैं। अब इन सभी में आप क्या देखते हो, इन सभी तीनों में आप देखिए इंडिका, पहले वाले में जो इंडिका लगा है, दूसरे में ट्यूबरसम है और तीसरे में लियो है। मैंने इसके पहले वाले क्लास में भी बताया था कि द्विनामकरण पद्धति है ना, द्विपद नामकरण पद्धति में जो पहला पद होता है वो किसको बताता है, वंश को बताता है, और दूसरा पद किसको बताता है, जाति को बताता है। ठीक है, तो इन तीनों में आप देख रहे हैं पहले वाले में इंडिका है, मैंगीफेरा इंडिका में इंडिका, सोलेनम ट्यूबरसम में ट्यूबरसम और पैंथेरा लियो में लियो। ये तीनों ही क्या है, जाति संकेत पद है। कौन सा पद है, जाति। ठीक है, जबकि पहला शब्द मैंगीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा किसको दिखाते हैं, वंश के नाम को दिखाते हैं। ठीक, और यह टेक्सा अथवा संवर्ग को भी निरूपण करता है। मैंने टेक्सा के बारे में भी आपको बताया है, टेक्सा के बारे में बताया था आपको कि हर एक वर्ग अपने आप में क्या होता है, टेक्सा होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार आपने देखा कि इंडिका, ट्यूबरसम और लियो ये तीनों जाति संकेत को बता रहे हैं, उसी प्रकार मैंगीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा वंश के नाम को डिनोट कर रहे हैं, और ये सब टेक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। तो प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं, हो सकते हैं कि जैसे कि आम की प्रजाति बोला, आम बोल दिया, अभी हमने क्या कहा था, सिर्फ आम, यानी मैंगीफेरा इंडिका बस कहा है। ठीक है, लेकिन आप और हम सभी जानते हैं कि आम जो है वो सिर्फ एक ही प्रजाति, एक ही जाति का तो नहीं होता, अलग अलग प्रकार के आम हमको बाजार में देखने को मिलता है ना। उसी प्रकार सोलेनम ट्यूबरसम यानी आलू जो है, आलू भी हम देखते हैं, आलू की भी जो प्रजातियां हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, है ना। बाजार में आलू खरीदने जाते हैं तो आप देखेंगे कि आलू भी अलग अलग छोटे बड़े आकार के आलू, फिर क्या कहना चाहिए कि जो उसका सरफेस है वो भी चिकना रहता है, कुछ का एकदम मटमैला रहता है। तो अलग अलग प्रकार के आलू की किस्में भी दिखाई देती हैं। पैंथेरा लियो बोला, शेर बोल दिया जरूर हमने, मगर उसकी भी प्रजातियां हैं अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें आकारिकी गुण समान हो को दिखाते हैं। ठीक है, तो पैंथेरा में जैसे बता रहे हैं, पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे बोलते हैं टिग्रिस। ठीक, शेर वाला हम ले रहे हैं, पैंथेरा लियो वाला, इसमें एक अन्य जाति संकेत पद क्या, टिग्रिस। सोलेनम वंश में है नाइग्रम, मेलेंजेना भी आता है। मानव की जाति सेपियंस है जो होमो वंश में आता है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस है। ठीक, तो इस प्रकार पैंथेरा लियो होता है, वैसे पैंथेरा टाइग्रिस भी होता है। ठीक, जैसे सोलेनम टिबरसम होता है उसी प्रकार सोलेनम नाइग्रम भी होता है।
मेलंजेना भी आता है, सोलेनम मेलंजेना। मानव की जाति होमोसेपियंस यानी सेपियंस दिया है, तो होमो वंश में आता है ये, और उसका जाति क्या हो गया, सेपियंस हो गया। तो इस प्रकार से आपको मैंगीफेरा और सोलेनम और पैंथेरा, इनमें जाति अलग अलग दिखाई गई। भले ही वंश सब में समान दिखा आपको, मगर जाति वहाँ पर आपको दिखाएगी। यानी पैंथेरा लियो है तो पैंथेरा टाइग्रिस भी होगा, सोलेनम ट्यूबरसम है तो सोलेनम मेलंजेना या सोलेनम नाइग्रम भी हो सकता है। तो वंश सेम रहेंगे परंतु जाति अलग अलग हो सकते हैं। अब हम दूसरे में आते हैं, क्या, वंश में। वंश क्या है, जिसको जीनस कहते हैं। वंश से संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। या आप कह सकते हो कि वंश अपने समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। उदाहरण के लिए जैसे आलू है, टमाटर है, बैगन है। देखिए, आलू, टमाटर और बैगन, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, है ना। आलू अलग चीज़ है, टमाटर भी अलग चीज़ है और बैगन भी अलग चीज़ है। लेकिन ये सभी किस वंश में आते हैं, सोलेनम वंश में आते हैं। कौन से वंश में आ रहे हैं, सोलेनम वंश में। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि अलग अलग प्रकार की जातियां मिलकर के एक वंश का निर्माण करती हैं। अंडरस्टूड। अलग अलग प्रकार के जातियों का समूह क्या कर रहा है, वंश का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर आलू, टमाटर, बैगन, ये अलग अलग जातियां हैं और ये अलग अलग जातियां सभी एक ही वंश किस में आते हैं, सोलेनम वंश में आते हैं। इसी प्रकार शेर है, पैंथेरा लियो। चीता है आपका पैंथेरा पार्डस, और पैंथेरा टिग्रिस, जिसमें बहुत गुण हैं, वे सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। ठीक है। तो यह वंश दूसरे वंश फेलिस, जिसमें बिल्ली आती है, से भिन्न होगा। ठीक है, ये एक वंश हो गया आपका। इसी प्रकार पैंथेरा बताया आपको, दूसरा वंश है ना। तो पैंथेरा जो वंश है उसमें कौन कौन से आ जा रहे हैं आपके, कौन कौन सी जाति आ जा रही है शेर की, एक लियो वाली जाति आ जा रही है, और एक पैंथर पार्डस वाली आ जा रही है, और टाइग्रिस वाली भी आ जा रही है, टिग्रिस वाली भी आ जा रही है। ठीक है, लेकिन पैंथेरा हटा क्या, नहीं हटा, सिर्फ जातियों को आपने वहाँ पर अलग अलग बताया है। तो अलग अलग जातियाँ मिलकर के क्या कर रही हैं, एक वंश का निर्माण करती हैं। अब जब हम सोलेनम वंश के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर आलू भी आ जाएगा, टमाटर भी आ जाएगा और बैगन भी आ जाएगा। उसी प्रकार जब हम पैंथेरा वंश के बारे में बात कर रहे हैं तो पैंथेरा वंश में आपका लियो भी आ जाएगा, पार्डस भी आ जाएगा और टिग्रिस भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये जो जैसे पैंथेरा वंश मैंने कहा, अब ये पैंथेरा वंश जो है वो अपने समीपस्थ दूसरा वंश, जैसे मैं ले लूँ फेलिस, तो फेलिस में बिल्लियाँ आती हैं, इनसे ये भिन्न होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम अब देखते हैं कुल। तो आप ध्यान देंगे इन सब बातों को कि जातियां बताया पहले आपको, जाति सबसे छोटी इकाई हो गई। अलग अलग प्रकार की जातियां मिलकर क्या बनाती, वंश बनाती हैं। इसी प्रकार अलग अलग वंश मिलकर के कुल बनाते हैं, अलग अलग कुल मिलकर के ऑर्डर का निर्माण करते हैं, अलग अलग ऑर्डर मिलकर क्लास का निर्माण करते हैं, अलग अलग क्लास मिलकर संघ अर्थात फाइलम का निर्माण करते हैं, और अलग अलग फाइलम मिलकर के जगत अर्थात किंगडम का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हम समूह के तौर पर सबको लेते हैं। तो आपको वंश, जाति और वंश के बारे में समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर कुल के बारे में देखेंगे। देखिए, अगला संवर्ग कौन सा है, कुल है। इसमें संबंधित वंश आते हैं। ठीक, वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण है, अर्थात पौधों में, उदाहरण जैसे लिया, पौधों में 3 विभिन्न वंश कौन कौन से, एक सोलेनम बता रहे हैं, पिटूनिया, ठीक है, सोलेनम और पिटूनिया, तथा धतूरा। ठीक है, ये पौधे के 3 अलग अलग वंश हैं, सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा। ठीक है, इन तीनों को सोलेनेसी कुल में रखा गया है। देखिए, ठीक है, अलग अलग वंश है ये। तो अलग अलग वंशों का समूह को किस में रखा गया है, एक कुल में रखा गया है, सोलेनेसी कुल में। अब अगर हम सोलेनेसी कुल पढ़ेंगे तो उसमें हम सोलेनम के अंतर्गत आने वाले जितने पौधे हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे, यानी सोलेनम वंश के अंतर्गत आने वाले सभी के बारे में पढ़ेंगे, पिटूनिया वंश के में आने वाले सभी के बारे में पढ़ेंगे, धतूरा के बारे में भी पढ़ेंगे, धतूरा के अंतर्गत जितने भी आते हैं उस सब के बारे में। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के वंश मिलकर किसका निर्माण करते हैं, कुल का निर्माण कर रहे हैं। आपको एग्जाम्पल बता दिया मैंने, सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा, ये तीनों अलग अलग वंश हैं, और ये तीनों अलग अलग वंश जो है वो एक कुल अर्थात सोलेनेसी में रखा गया है। ठीक है, जबकि प्राणी वंश का हम यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आपको पौधों के लिए बताया, ठीक वैसे ही प्राणी के लिए,
प्राणी वंश में जैसे मैंने आपको पैंथेरा का लिया है ना, किसका? पैंथेरा का। पैंथेरा जिसमें शेर, बाघ और चीता आते हैं। आपको अब तक तो पता चल गया है कि पैंथेरा में कौन कौन आते हैं, शेर, बाघ और चीता को फेलिस यानी कि बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखा गया। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो आपका पैंथेरा वंश है वो फेलिस जिसमें कि बिल्ली आता है उससे टोटली अलग है, एकदम अलग है ना। परंतु दोनों को एक साथ एक कुल किस में रखा गया है, फेलिडी कुल में रखा गया है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं, कहीं ना कहीं पर असमानता तो है परंतु कहीं ना कहीं पर उनमें समानता भी होती है। ठीक है, इस प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखो तो आपको दोनों में कुछ समानताएं कुछ विभिन्नताएं दिखाई देंगी। उन्हें क्रमशः दो विभिन्न कुलों कैनिडी और फेलिडी में रखा गया है ना, कैनिडी और फेलिडी में रखा गया है। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि अभी हमने शेर चीता वाला, जो शेर चीता वाला जो वंश था पैंथेरा, ठीक है, उसको किसके साथ, फेलिस यानी बिल्ली वाले वंश के साथ में कौन सा कुल बताया आपको, फेलिडी कुल में रखा। कौन से कुल में रखा, फेलिडी कुल में। तो दो अलग अलग प्रकार के वंश यहाँ पर फेलिडी कुल में आ गए। ठीक है, इसी प्रकार यदि आपको बताया कि बिल्ली और कुत्ते के लक्षण देखो तो आपको कुछ लक्षण समान दिखाई देंगे, कुछ लक्षण असमान दिखाई देंगे, है ना। जैसे मैं आपको बता दूं, कुत्ता भी दाल चावल सब्जी रोटी खा लेता है और मांस का भी भक्षण कर लेता है। बिल्ली भी है, बिल्ली भी अपना दूध दोगे दूध पी लेती है ना, और मांस भी खा लेती है। तो इस प्रकार कुछ लक्षण उनमें समान है तो कुछ लक्षण कैसे असमान है। तो उन्हें क्रमशः यानी बिल्लियों को कौन से कुल में, कैनिडी और फेलिडी में रखा गया है, कुत्तों को फेलिडी में रखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग वंश मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, कुल का निर्माण कर रहे हैं। अब उसके बाद आते हैं क्या, गण में। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैंने तीन चीजें यहाँ पर आपको बताई, कौन कौन सा, स्पीसीज के बारे में बताया, वंश और कुल के बारे में बताया। स्पीसीज में मैंने आपकी सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, यहाँ पर हम एक को दूसरे से यानी विभिन्नता के आधार पर, आकार की विभिन्नता के आधार पर हम एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की स्पीसीज मिलकर वंश का निर्माण करते हैं और अलग अलग प्रकार के वंश आपस में मिलकर के कुल का निर्माण करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे जो पदानुक्रम है उसको मैं अगले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। धन्यवाद।